नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। भूगोल अभ्यास सीरीज के दूसरे वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि नवीनतम आंकड़ों के आधार पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। हमारा आज का पहला सवाल है, राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि धनुषकोडी से। आपको यहाँ पर बता दें कि राम सेतु के रामेश्वरम के समीप स्थित धनुषकोडी से आरंभ होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर समाप्त होता है, और इस सेतु का उल्लेख रामायण में भी आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता साल 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। आपके विकल्प हैं पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन और दीव या फिर लक्षद्वीप। तो सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में 2011 की जनगणना के जो अंतिम आंकड़े हैं उसके अनुसार यहाँ पर साक्षरता 88.25% होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि झांसी में ये मिलते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में आप जानते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो सिलचर, यानी कि जो असम का सिलचर है वहाँ से गुजरात के पोरबंदर तक जाता है, और इनका आपस में जो कटान होता है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है वही भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा होती है, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर के गुजरती है। और इसका जो सही जवाब होता है कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है मिर्ज़ापुर से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको दर्रे दिए गए हैं और उनके स्टेट दिए गए हैं, कौन सा दर्रा कहाँ पर है ये आपको मैच करवाना है, लेकिन आंसर आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में होता है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए, क्योंकि नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में भारत चीन सीमा पर स्थित है, और 2006 में इसको व्यापार के लिए खोला गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? विकल्प आपको इसमें जो 4 बंदरगाह दिए गए हैं वो हैं चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम। तो सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि 2 और 4 ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक बंदरगाह हैं, यानी कोच्चि और विशाखापट्टनम। अब आप देखेंगे कि चेन्नई तमिलनाडु के उत्तरी तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है, और इसके अलावा जो कोच्चि या कोचीन केरल तट पर अवस्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन इसके अलावा तूतीकोरिन देखेंगे तो यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है, और विशाखापत्तनम जो है वो 1993 में विकसित किया गया देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो आंसर आपका इसमें डी वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव या वुलर झील? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या डी। और एक सवाल आपको यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि रामसर दर्जा किसको दिया जाता है?
तो ये ईरान का एक जगह है, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, उसी के आधार पर इसको दर्जा मिलता है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल रामसर क्षेत्रों की संख्या भारत में कितनी है, तो वो होगी 75। इसको आप ध्यान रखेंगे और आपको नेट पर मिल जाएगा, जहाँ से भी आपको मिल सके उन 75 में से जो रिसेंट में जोड़े गए हैं 10 खास करके, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये अगस्त में ही जोड़े गए थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको 2 सूची दी गई है, सूचियों को आपको मैच करवाना है। उकाई, पतरातू, पेंच और डाभोल, इनको आपको मैच करवाना है। तो मैच करवाने के बाद आप जब देखेंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये एक्चुअली में सब बांध हैं। तो बांधों को अगर आप मैच करवाएंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 2 1 4 3। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 1 4 3, यानी कि विकल्प संख्या बी वाला आपका सही हो जाएगा। उकाई बांध अगर आप मैच करवाएंगे तो उकाई बांध कहाँ पर होता है, ये गुजरात में होता है, तापी नदी पर। उकाई को कहाँ मैच करवाएंगे, गुजरात में तापी नदी पर। इसके बाद जो पतरातू है, ये ताप विद्युत परियोजना है एक, और ये रांची के निकट झारखंड में है। तो पतरातू कहाँ पर होगा, ये झारखंड में हो जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं कि जो पेंच है वो मध्य प्रदेश में है, तो इसको सी को 4 से मैच करवाएंगे। और उसके बाद एक बचता है डाभोल, उसको आप मैच करवाएंगे महाराष्ट्र से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है, सतलज, रावी, चिनाब या व्यास। तो सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि सतलज। और सतलज नदी आप जानते हैं कि ये तिब्बत वाले क्षेत्र में, जो हिमालय का क्षेत्र तिब्बत में है, वहाँ पर स्थित है मानसरोवर और राकसताल झील। तो उसी के निकट से सतलज नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा यहाँ से 2 और नदियों का उद्गम होता है इसी क्षेत्र से, जिसमें एक है सिंधु नदी और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। अब अगला देखेंगे तो इसमें जो रावी नदी है, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद चिनाब नदी जो होती है वो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। और व्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट ही, वहाँ पर एक व्यास कुंड है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको उद्योग और स्थान दिए गए हैं, इसमें आपको मैच करवाना है कि कौन सी इंडस्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कागज़ उद्योग जो है वो कहाँ पर होता है, तो कागज़ उद्योग होता है टीटागढ़ में। और टीटागढ़ अगर आपसे ये पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। टीटागढ़ कहाँ पर होगा, वेस्ट बंगाल में। इसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो है लखेरी राजस्थान में। इसके बाद लौह और इस्पात उद्योग जो है, इसको आप जानते हैं कि भिलाई में है। जैसे आप कहीं पर सीमेंट, कहीं पर आप जब सरिया खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये भिलाई वाली सरिया है। इसके बाद है अगला खनिज तेल शोधनशाला। तो खनिज तेल शोधनशाला ये कहाँ पर है, अम्बाला मुकुल, और ये पड़ता है हरियाणा में। भिलाई कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और लखेरी कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। तो इस तरह से जब आप इसको आप मैच करवा लेंगे तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 3 4 2 1, इसमें आपको मैच करवा लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोही क्रम में आपको लगाना है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि 4 3 2 1। इसमें कुछ बताने जैसी बातें नहीं हैं। जनसंख्या के अनुसार एटलीस्ट आपको 5-6 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल के अनुसार भी, जनसंख्या के अनुसार भी, और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों का जो जनसंख्या के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम है, और क्षेत्रफल के अनुसार। तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जैवमंडल भंडार और उसकी अवस्थिति को दिया गया है।
यहाँ पर आपको मैच करवाना है। तो मैच करवाने के लिए सबसे पहले आप नौकरेक को मैच करवाएंगे। तो नौकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। मानस कहाँ पर है? असम में। अगस्त मलाई कहाँ पर है? ये केरल में है। और दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से जब आप अपना आंसर कोड की सहायता से मैच करवाएंगे तो आंसर आपका बी वाला सही होगा, 3 2 4 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो है बम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा और कलकत्ता। सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि कोलकाता। 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लस्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। इसके बाद 1854 में मुंबई के प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने, जिसका नाम था द बॉम्बे स्पिनिंग मिल, की स्थापना कबासजी नानाभाई डाबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में और पश्चिमी भाग में? तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या बी, यानी कि पूर्वी भाग में स्थित है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सुमेलित करना है आपको नदियां और उनकी सहायिकाओं को। तो यहाँ पर नदियों और सहायिकाओं को जब आप सुमेलित करेंगे तो इसमें आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या ए। इसमें आप जब मैच करवाएंगे तो विकल्प संख्या ए 4 3 2 1 हो जाएगा। और इसमें अगर आपको बताएं तो कृष्णा नदी महाबालेश्वर के पास एक झरने से निकलती है और यह महाराष्ट्र और कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसमें घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा नदियां मिलती हैं। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से निकलती है। चंबल इसकी प्रमुख सहायिका है जो कि इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको जनजाति और मूल राज्य दिया गया है। इसमें आपको सुमेलित बताना है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित वाले में थारू जो है वो उत्तराखंड की है। थारू जनजाति कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड की है। भोटिया जो है वो भारत के पर्वतीय भागों में विशेष रूप से सिक्किम में अल्पसंख्यक के रूप में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड और मध्य प्रदेश में तथा कोल जनजाति का निवास स्थल मध्य प्रदेश में होता है। थारू जनजाति जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, या फिर पक्षी के लिए, या शेर के लिए? तो विकल्प इसमें आसान सा है, गैंडा के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 में गैंडों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा मानस अभयारण्य और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भी गैंडों की मुख्य शरण स्थली के रूप में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 19 में है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? कोयला होता है, खनिज और तेल गैस होता है, जल विद्युत होता है, या परमाणु ऊर्जा होता है? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि जल विद्युत होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विकल्प आपको जो दिया गया है 4, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाता है सबसे पहले आपका पूर्वी हिमालय, और इसके अलावा जो होता है वो होता है पश्चिमी घाट। तो यानी कि 1 और 3 आपका सही होगा, विकल्प संख्या बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
21 निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो दिया गया है भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ पर आपको जो विकल्प दिया गया है वो है अनाईमुदी, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या ए यानी कि अनाईमुडी। यहाँ पर आपको बता दें तो अनाईमुडी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2695। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसके बाद दोदा बेट्टा की है 2670 मीटर। अगला है महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर है और धूपगढ़ की 1350 मीटर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? तो भारत में जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है वो कहाँ से किया जाता है आपको ये बताना है। विकल्प आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश तट से, इसके अलावा असम तट से, फिर इसके बाद आपको दिया गया है बम्बई हाई से और या फिर तमिलनाडु से। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि असम से इसको ज़्यादा प्राकृतिक गैस को प्राप्त किया जाता है। ये सारे जो आंकड़े हैं वो नवीनतम आंकड़े हैं प्राकृतिक गैस के लिए, और अगर अपतटीय और तटीय क्षेत्र दिया जाता है तो वो अलग सवाल बन जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवन का वन पाया जाता है? और आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि मध्य प्रदेश। जितने भी खनिज और कृषि से संबंधित आंकड़े हैं उनको जानने के लिए आपको जो घटना चक्र की आर्थिकी आई है उसको आपको एक बार लेकर के ज़रूर पढ़ना होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य होगा वो आपको जो विकल्प में दिया गया है, विकल्प आपको दिया गया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विकल्प संख्या बी आपका सही होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो होता है वो पहले नंबर पे आता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो होता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है उड़ीसा। तो ये आप तीनों क्रम याद रखिएगा किस क्रम में ये आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं हल्दिया, मुंबई, चेन्नई और विशाखापत्तनम। तो सही जवाब इसका होगा विकल्प संख्या सी यानी कि चेन्नई। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहा जाता है जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं, और भारत में इस प्रकार के पत्तन चेन्नई में हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बांध और परियोजनाओं को दिया गया है और नदियों का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, इसलिए ये वाला आंसर आपका गलत होगा क्योंकि नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो आपका विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा क्योंकि नागार्जुन बांध सागर जो है वो कृष्णा नदी पर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हो जाएगा इसमें से जो विकल्प आपका दिया गया है छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि छत्तीसगढ़ है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ध्यान किस बात का देना है कि अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तब आप अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात है वो 972 है।
मिजोरम और मेघालय में 970 है और छत्तीसगढ़ में 969 है। तो इसमें आपसे जो पूछा गया है निम्नलिखित में से, यानी कि जो ये 4 राज्य दिए गए हैं इसमें से आपको सही आंसर बताना है, क्योंकि इसमें अरुणाचल, मेघालय और मिजोरम ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। भारत की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? आपका जो विकल्प होगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल आप जानते हैं कौन सी होती है? तो खरीफ की फसल में धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली ये सब किस में आते हैं? खरीफ में। लेकिन सरसों, गेहूं, जौ, चना, बरसीम, मसूर ये सब किस में आते हैं? रबी की फसल में आते हैं। तो आंसर आपका इसमें डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सरसों जो है वो रबी की फसल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आता है? तो 2019 और 20 का यही उपलब्ध नवीन आंकड़ा है, जिसमें आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि गुजरात में। इसके पहले क्या था? तो आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें आपको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और उसकी स्थापना का समय दिया गया है। इसमें आपको मैच करवा के अपने विकल्प को बताना है। तो यहाँ पर जब आप मैच करवाएंगे नीलगिरी को, नंदा देवी को और सुंदरवन कंचनजंगा को, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि इसमें 4321 आपका सही होना चाहिए। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा, इसको आप मैच करवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको झील और उसकी अवस्थिति को दिया गया है। इसमें से आपको सही सुमेलित बताना है, यानी कि 3 आपको गलत मिलेंगे और 1 आपको सही मिलेगा। तो लोनार झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश दे रहे हैं, जबकि ये महाराष्ट्र में है, तो इस वजह से ये आंसर आपका गलत हो गया। नक्की झील जो है वो राजस्थान में है, तो ये गुजरात दे रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो ये बिल्कुल सही है, आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और पुलिकट झील जो कि केरल में दे रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध के लिए आपको विकल्प तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है। यहाँ पर आपको बता दें नागार्जुन सागर बांध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर इस बांध को बनाया गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई इसकी है 1450 मीटर और चौड़ाई इसकी है 124 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 में है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यानी कि हिमालय का विस्तार किस राज्य में नहीं पाया जाता? आपके जो विकल्प हैं वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, आसान सा सवाल है, विकल्प संख्या बी आपका सही होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं पाया जाता। हिमालय पर्वत का अगर विस्तार देखते हैं आप तो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतीय भूभाग कम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 में है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो भारत में जो मानसून की सामान्य दिशा होती है वो है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना होगा? तो इसमें आपका विकल्प 940 हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 2011 का अंतिम आंकड़ा आपके पास है उसी को सारा आप एक बार देख लीजिएगा, इस तरह का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 38 में है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में, यानी कि विकल्प आपका इसमें सी वाला सही होगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून साल 1972 में लागू किया गया। पौधे और अन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया। यह कानून जम्मू कश्मीर सहित वर्तमान में अगर देखा जाए तो हर राज्यों में इसको लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? तो ये आसान सवाल है, ये सामान्य परिचय में भी आपने पढ़ा होगा। भारत का एक मैप अपने सामने आप रखिए और भारत के मैप से जब आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई भी सवाल आपका इस तरह से कभी भी गलत नहीं होगा और इसको रटने की भी कोशिश नहीं करनी है। तो आंसर इसमें जो दिया गया है वो हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि मेघालय। क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है दुधवा, चिल्का, कान्हा और मानस। तो सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि चिल्का। दुधवा उत्तर प्रदेश, कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है, मानस असम में अवस्थित है और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित परियोजनाओं को स्थापित किया गया है। लेकिन चिल्का जो है वो ओडिशा राज्य में एक लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर 41 है, थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके लिए, लेकिन इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। भारत में कौन से संस्थान हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा नागपुर में स्थित है। नीरी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसी को हम लोग नीरी कहते हैं, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी और केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? तो चंबल घाटी योजना से संबंधित है गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या सी, यानी कि 3 और 4 जो है वो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। यहाँ पर आपको बता दें कि चंबल घाटी परियोजना से गांधी सागर, ये भी सवाल पूछा जाता है कौन कहाँ पर है? तो गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर जो है वो राजस्थान में है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है और गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना था कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, तो नहीं होगा गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन नंबर 43 में है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं सह्याद्री से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से और गवालीगढ़ पहाड़ियों से या फिर अमरकंटक से। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और इसके पहले हमने क्या बताया था कि गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में लगाएंगे। जवाहर सागर कहाँ पर है? राजस्थान में है। गोविंद सागर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। और इसमें से आपको पूछा गया था कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो गढ़जात पहाड़ियाँ,
मांडव पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ और सेवराई की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि मांडव पहाड़ियाँ। मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है, ये गुजरात में पड़ती हैं मांडव की पहाड़ियाँ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार आपको देखने को मिल जाते हैं? तो कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला मिलता है? तो लिग्नाइट कोयले के अगर संचित भंडार की बात करेंगे तो वो हो जाता है आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि इसमें तमिलनाडु आपका सही होगा। यहाँ पर थोड़ा आप क्रम भी देख लेंगे, तमिलनाडु जो होता है वो पहले नंबर पे है, और इसके बाद राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पर है, और गुजरात जो है ये तीसरे नंबर पर आता है। इसको भी आप नवीन आंकड़ों के अनुसार इसको चाहे तो नोट कर लें। लिग्नाइट कोयले के विशाल भंडार में पहला स्थान तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, भारत में चावल की अधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर जो आपको विकल्प दिया गया है वो है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें सही जवाब पश्चिम बंगाल, यानी कि विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। फसलों में आपको ध्यान रखना है कि एक क्षेत्रफल के आधार पर और एक उत्पादन के आधार पर दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्पादक राज्यों में सबसे पहला नंबर पर होगा पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर होता है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर होता है पंजाब। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार तो पहले नंबर पर होता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर होता है वेस्ट बंगाल और तीसरे पर होता है उड़ीसा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घाना पक्षी विहार अवस्थित है? तो घाना पक्षी विहार जो है वो आपको विकल्प दिया गया है कि राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या फिर कर्नाटक में। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वतीय दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम दर्शाता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर सही क्रम आप देखेंगे तो आंसर इसमें आपका बोमडिला हो जाएगा, नाथुला, लिपुलेख और शिवकिला। यहाँ पर आपको बता दें कि बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला जो है वो सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में और शिवकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, गंगा मैदान के नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, बांगर, भूड़ या फिर लोयस? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि इसको खादर कहते हैं। गंगा मैदान में तट के सहारे जो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और इस मिट्टी का नवीनीकरण जो होता है, यानी कि हमेशा हर साल नई परत इसमें जमा होती रहती है, और अगर देखें तो विश्व की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टियों में से एक इसको माना जाता है। अगला और आज की इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल है, भारत में क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। किस राज्य को एकाधिकार है क्रोमाइट के उत्पादन में? आपके विकल्प जो दिए गए हैं वो हैं बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्प संख्या बी, यानी कि उड़ीसा। क्रोमाइट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा या कह सकते हैं एकाधिकार तो वो है उड़ीसा का। साल 2015 के आधार पर देश में अगर क्रोमाइट का अनुमानित संसाधन देखेंगे तो 344.02 मिलियन टन है, जिसमें से 102.21 मिलियन टन संरक्षित और 241.81 मिलियन टन संचित संसाधन है। क्रोमाइट जो है वो क्रोमियम और आयरन यानी कि लोहे का एक ऑक्साइड होता है। संचित भंडार और उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से ओडिशा का एकाधिकार है। अधिकांश भंडार ओडिशा के जाजपुर, केंदुझार और ढेंकनाल जिले में पाए जाते हैं। तो ये था आपका भूगोल अभ्यास सीरीज का 50 महत्वपूर्ण सवाल। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो जो पिन कमेंट है उसी में आप रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो उसका जवाब आपको हम उसी में कमेंट करके बता देंगे। अगला जो वीडियो होगा वो हमारा
भारत के भूगोल पर ही आधारित होगा और वीडियो संख्या 3 होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।